Good morning, all of you. Myself, Mr. Vilas Thakre. Today, we are going to learn about the two experiments which demonstrate the process of respiration. In the first experiment, we require two test tubes, a pinch of Baker's yeast or the yeast suspension, 10% glucose solution, and we require a rubber stopper and the bent glass tube. Now, there are two test tubes. We named it as test tube A and test tube B. In test tube A, this is a test tube. In this test tube A, we have to fill the 10% glucose, and in that 10% glucose, we have to add the yeast suspension. You can add the dried Baker's yeast, a pinch of dried Baker's yeast into that glucose, or you can use the suspension of the yeast into that glucose. Then this solution containing the glucose and the yeast suspension, over that solution there is the addition of the oil layer. So when we add the oil carefully on this solution containing the glucose and the yeast, we know that yeast is used for the fermentation. Okay, so that oil does not allow the solution glucose plus yeast suspension to come in contact with the oxygen or the air. So that restrict the entry of the air into the solution. हमें दो टेस्ट ट्यूब लेने हैं. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को हमने लेबल किया है टेस्ट ट्यूब ए. इस टेस्ट ट्यूब में हमने ऐड किया है 10% ग्लूकोज, उसका सॉल्यूशन, और उसके साथ उसमें हमने ऐड किया है ईस्ट सस्पेंशन. आप यहाँ पर ड्राइड फॉर्म में जो बेकर्स ईस्ट मिलता है वो थोड़ा सा आप इसमें डाल सकते हो, या फिर आप ईस्ट का सस्पेंशन भी यूज कर सकते हो. ये ऐड करने के बाद हमने इस सॉल्यूशन के ऊपर ऑयल डाला हुआ है. केयरफुली हमें यहाँ पर ऑयल इंसर्ट करना है, और ये ऑयल का लेयर क्या काम करेगा, बाहर से जो एयर आएगी या फिर जो ऑक्सीजन आएगा उसको ये अंदर नहीं जाने देगा. मतलब ये ऑयल का लेयर स्ट्रिक्टली अनएरोबिक कंडीशन मेंटेन करेगी. दिस विल स्ट्रिक्टली फॉर्म्स द अनएरोबिक एनवायरनमेंट. ये क्या करेगा, अनएरोबिक एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करेगा. देख, ये जो टेस्ट ट्यूब है हमें इसको सील करना है विद द हेल्प ऑफ रबर स्टॉपर. वी हैव टू यूज द रबर स्टॉपर टू सील दिस टेस्ट ट्यूब ए. हमें टेस्ट ट्यूब ए को सील करने के लिए रबर स्टॉपर का यूज करना है. एंड देन वी हैव टू इंसर्ट ए बेंट ग्लास ट्यूब. हमें यहाँ पर एक बेंट ग्लास ट्यूब लेनी है जिसका एक एंड हम यहाँ पर, मतलब ये टेस्ट ट्यूब है, इसके ऊपर हम रबर स्टॉपर रखेंगे, और रबर स्टॉपर के अंदर हम वो बेंट ग्लास ट्यूब का एक एंड जो होगा वो एंड हम इस टेस्ट ट्यूब में इंसर्ट करेंगे लाइक दिस. और जो दूसरा एंड होगा टेस्ट ट्यूब का, दैट इज कॉल्ड एज द डिलीवरी एंड. इसको क्या कहते हैं, डिलीवरी. दिस एंड इज कॉल्ड एज द डिलीवरी. Now that delivery end is inserted into the next test tube or the another test tube which is labeled as test tube B. Now that test tube B consists of the lime water. हमें क्या करना है, बेंट ग्लास ट्यूब का वन एंड जो है वो कहाँ पर रखना है, टेस्ट ट्यूब A में रखना है, और जो दूसरा एंड है बेंट ग्लास ट्यूब का जो ओपन होगा दैट इज कॉल्ड एज डिलीवरी एंड. हमें उसको कहाँ पे रखना है, टेस्ट ट्यूब B में रखना है. और वो टेस्ट ट्यूब बी में क्या होगा, दैट टेस्ट ट्यूब बी कंसिस्ट ऑफ द लाइम वाटर. उसमें क्या होगा, लाइम वाटर होगा. अभी देखिए यहाँ पर हमने ये जो डिलीवरी एंड इंसर्ट किया है उसको, इस टेस्ट ट्यूब को भी हम क्या करेंगे, वो रबर स्टॉपर से उसको सील करेंगे. इट इज ऑल्सो ए रबर स्टॉपर. हमने यहाँ पर भी क्या यूज किया है, रबर स्टॉपर. So we have to seal this test tube B with the help of this rubber stopper, but the delivery end of this bent glass tube inserted into the test tube B and which directly came in contact with the line. Then we have to put this test tube A in the beaker. That beaker consists of a warm water.
and that warm water having the temperature near about 37 degrees Celsius to 38 degrees Celsius. ओके, हमें क्या करना है, ये टेस्ट ट्यूब ए को एक बीकर में रखना है एंड दैट बीकर कंसिस्ट ऑफ द वार्म वाटर. बीकर में क्या होगा, वार्म वाटर होगा और उसका टेम्परेचर क्या होगा, वार्म वाटर का टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस. नाउ at that warm water at this temperature near about 37 degrees Celsius to 38 degrees Celsius, the yeast which is present in the glucose, we know that glucose is the carbohydrate. So that yeast break down the glucose molecule into the pyruvic acid by the process of glycolysis. Then that pyruvic acid undergoes the decarboxylation with the help of enzyme pyruvic decarboxylase so as to produce the two molecules of acetaldehyde. हमने अनएरोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन स्टडी किया था, उसमें देखिए पहले क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ pyruvic acid. Now this pyruvic acid undergoes the decarboxylation, that is removal of carbon, and there is formation of two molecules of acetaldehyde. क्या formation होगा, acetaldehyde. Now this acetaldehyde undergoes the reduction so as to form the two molecules of ethyl alcohol या फिर इसको इथेनॉल भी कहते हैं. It is also called as the ethanol. So यहाँ पर जो CO2 रिलीज हुआ, there is release of the CO2 and that CO2 is carried towards the test tube B with the help of this bent glass tube. ये जो bent glass tube है, इसमें से ये CO2 के यहाँ पर जो bubbles formation होंगे, that CO2 pass into the test tube B with the help of this bent glass tube and now this CO2 mix with the lime water. When that CO2 mix with the lime water, that lime water turns milky. That turns milky or chalky due to contact of the CO2. यहाँ पर जो ईस्ट है उसको जब ये टेम्परेचर मिलेगा 37 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस, तब यहाँ पर ये रेस्पिरेशन करेगा, अनएरोबिकली वो रेस्पिरेशन करेगा और जब वो रेस्पिरेशन करेगा तब वो क्या करेगा, CO2 को रिलीज करेगा. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. Pyruvic acid undergoes the decarboxylation so as to release the carbon dioxide, and now that CO2 is transported towards the test tube B which consists of the lime water. जब ये lime water में bent tube में से CO2 आएगा, ये CO2 lime water के साथ मिक्स होगा और CO2 मिक्स होने के कारण lime water का कन्वर्जन कैसे होगा, मिल्की हो जाएगा, उसका कलर मिल्की हो जाएगा और या फिर चॉकी हो जाएगा. So when that lime water turns milky or that turns chalky, it indicates that the lime water is came in contact with the CO2. So from where that CO2 is came, that CO2 is coming from the yeast. That yeast produces the CO2 into the test tube A, and that test tube or that from that test tube A, the CO2 is transported towards the test tube B, and where that CO2 reacts with the lime water. यहाँ पर हमने रबर स्टॉपर यूज किया है, दैट विल प्रिवेंट द लीकेज ऑफ गैसेस, वो गैस को लीक नहीं होने देगा, वो डायरेक्टली CO2 यहाँ पर लाइम वाटर के साथ मिक्स होगा and then lime water turns into milky or the chalky. It clearly indicates that the yeast which is present in the 10% glucose that respire anaerobically and that produce the CO2, and that CO2 goes into the test tube B and the lime water turns milky or the chalky. So this is the first experiment, that is experiment A. Now we have to see the experiment B. ये एक्सपेरिमेंट बी जो है दैट इज फॉर द जर्मिनेटिंग सीड. ओके, सो यहाँ पर हमें सीड्स लेनी है, यहाँ पर हम पीस ले सकते हैं. ओके, अगर हम कोई भी सीड लेंगे तो सीड का जो सीड कोड होता है उसको रिमूव करें. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर पी की सीड ली है, ओके, कार्टन पी पाइसम सिटाइवा. सो वी हैव टू रिमूव द सीड कोड ऑफ दैट सीड. हमें वो सीड का सीड कोड रिमूव करना है and we have to put that seeds into a test tube. हमें इस टेस्ट ट्यूब में वो सीड्स डाल देंगे. वो सीड्स टेस्ट ट्यूब में
डालने के बाद उसके ऊपर हमें डालना है मर्क्यूरी. वी हैव टू ऐड द मर्क्यूरी, ओके, अबाउट द सीड्स. जब हमने इसमें मर्क्यूरी ऐड किया, मर्क्यूरी ऐड करने के बाद हमें अपना थंब इस टेस्ट ट्यूब पे रखना है और इस टेस्ट ट्यूब को ऐसा वर्टिकल करना है, लाइक दिस. जब हम इसको वर्टिकल करेंगे, then this test tube is kept into the petri dish containing the mercury, and that test tube is kept vertically, and we have to smoothly remove the thumb. अब यहाँ पर क्या होगा, ये मर्क्यूरी जो है मर्क्यूरी टेस्ट ट्यूब के अंदर जाएगा, लेकिन सीड्स कहाँ पर होंगे, एट द टॉप ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब. कहाँ पर होंगे वो, एट द टॉप ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब. ओके, अभी जब ये सीड जर्मिनेट करेंगी, या फिर देखिए यहाँ पर कोई भी गैस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है, सिर्फ क्या है वहां पर जर्मिनेटिंग सीड्स है. जब हम इसको 1 या 2 दिन के लिए छोड़ देंगे फॉर 24 आवर्स, जब ये सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट होंगी, व्हेन दैट सीड जर्मिनेट्स, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द CO2. सीड्स क्या करेंगे, CO2 को रिलीज करेंगे. And now that CO2 accumulates at the top of this test tube. वो टेस्ट ट्यूब जो होगी, वो टेस्ट ट्यूब के टॉप में यहाँ पर क्या होगी, तो क्या होगा, CO2 का accumulation होगा. मतलब जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी, उस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में कोई भी CO2 का फॉर्मेशन नहीं हुआ है. बट जब ये सीड जर्मिनेट होंगी, जर्मिनेट होते वक्त वो जो रेस्पिरेशन करेंगी, उसमें से जो CO2 रिलीज होगा, वो CO2 कहां पर जाएगा, एट द टॉप ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब. वहां पर CO2 का फॉर्मेशन हुआ है. बाद में हम इसमें ऐड करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इसमें क्या ऐड करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या करेगा, CO2 को यूटिलाइज करेगा या फिर एब्सॉर्ब कर लेगा और फिर से मर्क्यूरी की लेवल राइज होगी, फिर से मर्क्यूरी ऊपर जाएगा. इसका मतलब क्या कि यहाँ पर CO2 का फॉर्मेशन हुआ था और CO2 का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने जो ऐड किया, उस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने CO2 को यूज किया और यहाँ पर मर्क्यूरी की लेवल राइज हो गई. That clearly indicate that germinating seed undergoes the respiration. They can respire and they release the CO2, and that CO2 comes at the top of this test tube. Okay, so these are the two experiments. हमने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टडी किया है, इसमें हमने ग्लूकोज और ईस्ट का यूज किया है. जब हमने यहाँ पर देखा कि ईस्ट में से जो CO2 निकलता है, that CO2 combines with the lime water and that lime water comes milky. अगर हमने ये सस्पेंशन या फिर ये सेटअप 1 या 2 दिन के लिए रखा, 1 or 2 days, ओके, उसके बाद जब आप ये रबर स्टॉपर खोलेंगे टेस्ट ट्यूब A का, then we get the smell of alcohol और द इथेनॉल, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, इथिल अल्कोहल या फिर इथेनॉल. ओके, और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था, इस सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, जर्मिनेटिंग सीड जो होती है वो जर्मिनेट होंगी. ड्यूरिंग जर्मिनेशन दे respire and release the carbon dioxide or the CO2, and that accumulates at the top of CO2. And when we add that potassium hydroxide in their test tube, that potassium hydroxide absorb the CO2 और उसको एब्सॉर्ब करने के बाद ये मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी अगेन क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, अगेन वो फिल करेगा. दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट द सीड्स आर जर्मिनेटिंग एंड दे आर परफॉर्मिंग द रेस्पिरेशन बाय रिलीजिंग द CO2. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट टू डेमोंस्ट्रेट द रेस्पिरेशन. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी द यूटिलिटी ऑफ द स्टेपवाइज ऑक्सीडेशन. अभी हमने स्टडी किया है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, वो भी स्टेपवाइज होता है. ओके, या फिर हमने क्रेब्स साइकिल देखी थी, वहां पर ऑक्सीडेशन होगा एसिटिल कोएंजाइम ए का, वो भी स्टेप वाइज होता है. या फिर जो ETS होता है वो भी क्या होता है, स्टेप वाइज होता है. सो स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन जब भी होगा, ओके, सो स्टेप वाइज जब होगा तो सेल को डैमेज कम होगा. ओके, सो स्टेप वाइज रिलीज ऑफ द केमिकल बॉन्ड एनर्जी फैसिलिटेट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिलेटिवली हायर proportion of that energy in the ATP synthesis. जब स्टेप वाइज ब्रेकडाउन होगा या फिर स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होगा, that will release the more proportion of the ATP formation.
जब स्टेप वाइज ब्रेकडाउन होगा, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होगा, दैट विल रिलीज द एनर्जी एंड दैट स्टेप वाइज एनर्जी इज more used or more proportionally used to formation of the ATP molecule, and the activities of the enzyme for the different state may be enhanced or inhibited by the specific compounds. अगर यहाँ पर स्टेप वाइज ब्रेकडाउन होगा या फिर स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होगा तो जो हर एक स्टेप में एक डिफरेंट एंजाइम का यूज किया जाता है. वी नो दैट एंजाइम प्लेज वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन. जब स्टेप वाइज ब्रेकडाउन होगा तो हर एक एंजाइम का वहां पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा. अगर डायरेक्टली वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेप वाइज नहीं होगा, डायरेक्टली ऑक्सीडेशन होगा तो कोई एंजाइम इनहिबिट हो सकता है या उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो सकती है. बट स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होने का एक और बेनिफिट क्या होगा कि वहां पर जो एंजाइम होता है हर एक स्टेप में प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाएगा. देन रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन from the respiratory material is the primary process in the respiration. Okay? जब हम respiration करते हैं तो क्या कंसीडर करते हैं? Inhalation of O2 and exhalation of the CO2. ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 बाहर निकलना, that is simply considered as a respiration. But कभी-कभी क्या होता है कि removal of the H2, हाइड्रोजन जो रिमूव किया जाता है, दैट इज द प्राइमरी स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन. वो रेस्पिरेशन की क्या होती है? प्राइमरी स्टेप होती है. और कभी-कभी डायरेक्टली ऑक्सीजन जो होता है वो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट से जाके बाइंड नहीं होता है. ओके, एंड नाउ इन द लास्ट वी हैव टू सी द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. Respiratory quotient, or it is also called as the RQ. So what is a respiratory quotient or the RQ? The ratio of volume of CO2 evolved to the volume of O2 consumed. That is CO2 divided by the O2. It is the RQ. What is RQ? Respiratory quotient is the CO2 divided by the O2. Means the ratio of volume of CO2. Okay, the ratio of volume of CO2 evolved to the volume of O2 consumed. आपने कितना ऑक्सीजन लिया है और उसके बदले में कितना CO2 रिलीज किया, उसका जो रेशियो होता है, दैट रेशियो इज द RQ. और जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं उनका RQ अलग अलग होगा. When the carbohydrates are the respiratory substrate, when the carbohydrates are the respiratory substrate, मान लीजिए कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है and that is a respiratory substrate, तो उसका जो RQ होगा वो क्या होगा? ओके, यहाँ पर देखिए ग्लूकोज C6H12O6 प्लस यहाँ पर ऐड होगा 6O2. In the presence of this 6O2, it is get converted into 6CO2 plus 6H2O and plus there is release of the energy. So यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट है, this is the carbohydrate. So इसका RQ क्या होगा? यहाँ पर देखिए O2 कितना यूटिलाइज हुआ है? 6O2. और CO2 यहाँ पर कितना रिलीज हुआ है? 6CO2. तो यहाँ पर क्या होगा? 6CO2 divided by 6O2 is equal to 1. So RQ of the carbohydrate or the RQ of the glucose is 1 because यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ CO2, देखिए यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम ऑफ CO2 that is equal to the volume of O2 consumed. यहाँ पर आपने कितना O2 कंज्यूम किया है और कितना CO2 रिलीज किया गया है, उसका जो रेशियो होगा दैट इज द RQ. So RQ of the carbohydrate is 1 because 6CO2 divided by the 6O2. But the RQ of the fat or the proteins is less than 1.
जो प्रोटीन का और फैट्स का आरक्यू होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है। फैट्स का जो आरक्यू होता है, फैट्स उसका होता है 0.7 और जो प्रोटीन्स का आरक्यू होता है वो आरक्यू होता है 0.9। सो दैट इज less than 1. So RQ of the fat and RQ of the protein is less than 1. और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो RQ होगा उसका आंसर क्या आएगा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ड्यूरिंग अनएरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन, मींस वहां पर क्या होगा, ड्यूरिंग अनएरोबिक रेस्पिरेशन 2CO2 इज इवॉल्व्ड एंड वहां पर ऑक्सीजन कितना यूज होता है, 0 ऑक्सीजन। हमने देखा था कि ड्यूरिंग अनएरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द 2CO2 बट देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन। और जब भी हम किसी डिजिट को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या मिलता है, इंफिनिटी। क्या मिलता है, इंफिनिटी। सो द आरक्यू ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन, द आरक्यू ऑफ anaerobic respiration is always क्या होगा, infinity, is always infinity because 2CO2 divided by 0 O2 and the answer will be infinity। उसका आंसर क्या होगा, infinity। क्यों infinite आंसर होगा, क्योंकि हमने CO2 को डिवाइड किया है 0 O2 से। यहाँ पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है and that's why the RQ, respiratory portion of the anaerobic respiration will be infinity. And the last part of the chapter, that is significance of the respiration. So इसका first significance क्या होगा, respiration provides the energy for the biosynthesis of cellular materials like the carbohydrate, proteins, fat। ये जो cellular material होते हैं उनका बायोसिंथेसिस जो होता है वो बायोसिंथेसिस करने के लिए एनर्जी जो प्रोवाइड की जाती है दैट इज थ्रू द रेस्पिरेशन। सो दैट रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द सेलुलर बायोमॉलिक्यूल्स लाइक द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा। सो दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द रेस्पिरेशन। Another is that it also serves as the source of energy for the cell division, for the growth, for the repair mechanism, various activities of the cell carried out with the help of energy, and that energy is provided through the respiration. And the another significance of respiration is that various intermediates form into the Krebs cycle like isocitrate, alpha ketoglutarate acid, succinate, fumarate, oxaloacetic acid। These intermediates are used for the synthesis of other complex compounds। क्रेब्स साइकिल में जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि आइसोसाइट्रेट है, सक्सिनिक एसिड है, फ्यूमारेट है, अल्फा केटोग्लूटारेट है, इनका यूज जो किया जाता है दैट आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अनदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। And the next one is that with the photosynthesis, respiration also maintains the ratio of the CO2 and O2 into the environment. And anaerobic respiration, that is fermentation, is used into the dairy industries, leather industries, paper industries, etc. It is also used in the production of antibiotics. It is also used in the production of the alcohol. And in the last, the energy of the respiration is also used to convert the insoluble substances into the soluble form. Okay, so this is all about the chapter respiration and the energy transfer. Thank you.